ट्रांसपोर्टेशन कह देंगे हम, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है, सबसे पहले वाहन की बात हम लोग कर लेते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर इस वाहन की बात करें हम लोग तो इसका काम बस केवल ट्रांसपोर्टेशन ही है, वहन ही है। अब किसका वहन करेगा, तो जो भी पचा हुआ भोजन है उसको ले आकर कोशिका तक छोड़ेगा, और कोशिका से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो लाकर फेफड़े तक छोड़ेगा। यानी जितने आवश्यक चीजें हैं ये उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ले जाकर ले जाता है, ले आता है, ले जाता है, ले आता है। अब ग्लूकोज क्या हो सकता है, कोशिका को है तो ग्लूकोज को पकड़ेगा और ले जाकर के छोड़ देगा। ऑक्सीजन का हो सकता कहाँ है, कोशिका तक है, ऑक्सीजन को पकड़ेगा लाकर छोड़ देगा कोशिका तक। तो और उधर से अपशिष्ट पदार्थ जो बना हुआ है वो उसको शरीर से बाहर निकालना, वहां से पकड़ेगा लाकर छोड़ देगा फेफड़ा तक। तो ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालने का काम करते हैं, और मतलब ले आने का काम करते हैं, और साथ ही साथ कुछ आवश्यक सामग्रियों का भी ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी वहन करते हैं, ठीक है ना। तो अब एक दूसरे स्थान तक क्या करता है, ये ले जाने और ले आने का काम बाबू मेरे करते हैं। ये काम होता है किसका, अपना श्वसन तंत्र का, सॉरी आई मीन वहन तंत्र का, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को दूसरे का नहीं पढ़ना, अपना पढ़ना, यानी मानव श्वसन तंत्र वहन तंत्र पढ़ना है। अब इस मानव वहन तंत्र में एक हृदय होता है, कुछ रक्त नलिकाएं होती हैं, और वहन माध्यम बोले तो रक्त होता है और लसिका होता है। ये मानव वहन तंत्र जो है इसके 3 घटक होते हैं, इन तीनों घटक को पढ़ लेंगे अपना खेल खत्म। इन तीनों घटक को पढ़ लेंगे अपना खेल खत्म। तो सबसे पहले अगर हृदय की बात करें बाबू मेरे, तो आपको हृदय दिख रहा होगा यहां पर। यह हृदय जो है ना बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है ना। हृदय का आकार कैसा होता है, तो ये बंद मुट्ठी के आकार का बाबू मेरे होता है। अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, हृदय कैसा होता है, तो ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और ये पंपिंग ऑर्गन होते हैं। क्या होता है बाबू मेरे, ये हृदय जो है ये क्या होता है, ये पंपिंग ऑर्गन होता है, ये पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी पंप करने वाला अंग होता है। किसको पंप करता है बाबू मेरे, तो ये रक्त को पंप करता है बस। ये किसका बना होता है, तो ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक पेशी का बना होता है। ये किसका बना होता है, कार्डियक पेशी का बाबू मेरे ये बना होता है। इसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें आप इसमें देख सकते हो, ये इसको देखो, इसमें दाया बाया थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको हम कहेंगे दाया, ठीक है ना। इसको कहेंगे, जैसे मान लो कि हम ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे मान लो कि हमारे पास एक किताब भी एनसीईआरटी हम खोल कर रखे हैं, अपने पास किताब है, देखो ये दाया हाथ है तो दाया हो गया, ये बाया हाथ है तो ये बाया हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहां पर, तो इधर वाला दाया इधर वाला बाया, ठीक है ना। तो अब इसको कहेंगे हम, ये वाला चैम्बर जो दिख रहा है इसको कहेंगे दाया अलिंद, दाया अलिंद, इसको कहेंगे बाया अलिंद। गलती लिख रहे हैं हम लगता है, बाया अलिंद। और यहां पर इसको लिखेंगे दाया निलय, और इसको लिखेंगे बाया निलय। ओके ना बाबू, ये 4 चैम्बर आपने देखा, इसको कहेंगे दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद और बाया निलय। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब सुनिए, इसमें बाबू मेरे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें दिखेंगी। यहां पर ये जो हरा हरा कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे सीरा। क्या कहेंगे बाबू मेरे, ये जो है ना ये सीरा है। ये क्या है, इसको आप महासीरा कह दो। और ये जो दिख रहा है ये महाधमनी है, ये महाधमनी है, महासीरा है। क्लियर ना, ये महासीरा ये महाधमनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से आगे देखते हैं। आगे भी हमने इसका एक
लगा रखा था फोटोज, कहाँ है भाई, इसका फोटो नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, इस पंपिंग ऑर्गन में आपको यही देखना है, बाकी हम आगे प्रोसेस में बताते हैं। कि आपने महाधमनी महाशिरा देख लिया, यहां पर आपका 4 चेंबर आपने देख लिया। इसमें आप देख सकते हो कि यहां पर आपको दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा फुफ्फुस शिरा, ये आपका फुफ्फुस शिरा दिख रहा होगा, ये जो निकल रहा है फुफ्फुस शिरा है, ठीक है ना। और इधर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये फुफ्फुस धमनी है, ये दोनों फुफ्फुस धमनी, ये दोनों फुफ्फुस शिरा है, ठीक है ना। तो यहां पर स्पेस नहीं है, आप लिखिएगा इसको, ठीक है ना, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। तो ये फुफ्फुस आपका क्या है, धमनी है, शिरा है, और ये फुफ्फुस ये आपका फुफ्फुस शिरा यहाँ, धमनी यहाँ पर है, फुफ्फुस शिरा यहाँ पर है। मैं बताऊंगा ये सारे अपवाद। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे, हालांकि हृदय अभी आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, जब हम सारा प्रोसेस फिर बताएंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोसेस अभी बाकी है। अब इसके बाद से मेरे हम लोग रक्त के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा रक्त को देख लीजिए, रक्त को देख लीजिए, फिर हम लोग इसके प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर रक्त की बात करें बाबू मेरे, तो रक्त में 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने? 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी 4 घटक होते हैं इसके। कितने घटक? रक्त के कितने घटक? 4 घटक। कौन कौन बाबू बताइए? एक होता है लाल रक्त कणिका, क्या होता है? लाल रक्त कणिका, और एक होता है श्वेत रक्त कणिका। समझ रहे हो ना? यानी एक होता है लाल रक्त कणिका और एक होता है श्वेत रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका कहने का मतलब ही है कि ये लाल है। क्या है बाबू मेरे? ये लाल है, और इसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं बाबू मेरे? इरिथ्रोसाइट। और इसको यानी श्वेत रक्त कणिका, यानी ये श्वेत है, तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक ना। ये ल्यूकोसाइट है और ये इरिथ्रोसाइट है। अब ये लाल है तो क्यों है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। तो ये लाल है बाबू मेरे किसके कारण से? तो हीमोग्लोबिन के कारण से। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। ये ल्यूकोसाइट भैया मेरे, ये रंगहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो प्लेटलेट्स महोदय होते हैं, जिसको बिंबाणु भी कहते हैं हिंदी में। और यहां पर एक प्लाज्मा बाबू आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लाज्मा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखा जाए कि सब जो है ना कितने कितने होते हैं रक्त में, परसेंटेज कितना होता है, तो इसका परसेंटेज बाबू मेरे लगभग 44% होता है। कौन? रक्त कणिका का। और साथ ही साथ ये देखा जाए श्वेत रक्त कणिका की बात करें तो ये लगभग 1% से भी कम होते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, और इसका काम होता है रोगों से रक्षा, यानी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है ये श्वेत रक्त कणिका। और इसमें इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। और प्लाज्मा की बात करें तो ये 55% होता है मेरे दोस्त। कुल मिलाकर ये तीनों मिलाकर के लगभग 45% होता है, और अकेले प्लाज्मा 55% होता है। सोचो, प्लाज्मा देखना कि ये क्या करता है? ये पोषक तत्वों का वहन करता है, हार्मोन का वहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों आदि को जो है ना ये उसका वहन करता है। इसमें जो है ना इस प्लाज्मा के 55% जो प्लाज्मा, इसका 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। और प्रोटीन लगभग 7 से 8% होता है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन बाबू मेरे प्लाज्मा में आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर रक्त में कि रक्त के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होता है? लाल रक्त कणिका होता है, श्वेत रक्त कणिका होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, और आपके प्लाज्मा होते हैं। ये जो होता है 44% लगभग होता है, ये 1% से भी कम होता है, और ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, और ये 55% होता है। यानी ये तीनों अगर मिला दें तो 45% और अकेले 55% ये हो गया। इसका काम है ऑक्सीजन का वहन करना, इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, और इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। यानी कहीं अगर कट कुटा गया तो अगर थक्का नहीं बनेगा
तो पूरा क्या होगा, रक्त बाहर निकल जाएगा, तो थक्का बन जाता है, तो रक्त उससे रुक जाता है, तो रक्त का थक्का इससे बनता है। और ये प्लाज्मा जो है ये पोषक तत्वों का वहन करेगा, हार्मोन का वहन करेगा, साथ में अपशिष्ट पदार्थों का भी ये वहन करता है। और ये प्लाज्मा जो 55% रक्त का 55% है, इस 55% का 90 से 92% जल होता है, सोचो। और साथ ही साथ प्रोटीन 7 से 8% इसमें होते हैं, जिसमें ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है और फाइब्रिनोजिन होता है। तो ये बाबू मेरे अपना रक्त का क्या हो गया, काम हो गया। और स्वयं रक्त क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या जवाब दोगे? तो कहना मेरे दोस्त कि रक्त क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, ठीक ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू होता है, सॉरी, यानी ये क्या होता है अपना लिक्विड, बोले तो अपना तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक ना, तरल संयोजी उत्तक होता है, क्योंकि ये तरल होता है ना, ब्लड तरल होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। अब इसमें अब एक आखिरी बचा है, कौन, धमनी और सीरा, बोले तो रक्त नलिका, ठीक ना। फिर प्रोसेस हम देखेंगे इसका। पहले देखे थे अपने पास जो है ना 2 प्रकार की अपने पास रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, जिसमें एक होता है धमनी और एक होता है सीरा, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। धमनी क्या होता है मेरे दोस्त, ये हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है, याद रखिएगा, धमनी हमेशा हृदय से रक्त बाहर जाएगी, हृदय से रक्त को बाहर लेके जाती है। और सीरा फेफड़े से रक्त को हृदय तक लेके आता है, या फिर शरीर से रक्त को हृदय तक लेके आता है, यानी जो हृदय में प्रवेश करेगा वो सीरा, जो हृदय से बाहर निकलेगा वो धमनी। इसको याद रखिएगा, फिर आगे हम अपवाद आपको बताएंगे। हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है वो क्या होती है, वो धमनी होती है। अधिकतर जो है ना धमनियां वो क्या होती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाती है, बोले तो शुद्ध रक्त लेकर जाती है, कौन, धमनियां। लेकिन एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन है बाबू मेरे, आपका फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी जो है ना ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। अब ये अपवाद क्यों है अभी हम बताएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। उसी तरह से अगर ये रक्त को हृदय की ओर वापस लेकर आती है, कौन, सीरा। अब चूंकि सीरा जो है ना अधिकतर अशुद्ध रक्तों को ढोता है, ऑक्सीजन रहित बोले तो अशुद्ध रक्त। लेकिन अपवाद इसका है, एक है फुफ्फुस सीरा, अपवाद में क्या है, फुफ्फुस सीरा। और ये फुफ्फुस सीरा जो है ये शुद्ध रक्त धोने का काम करता है। क्यों करता है मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, चूंकि अब धमनी हृदय से बाहर निकलती है तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हृदय पंप करता है तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसीलिए इसकी दीवारें जो है ना मोटी होती है, देख सकते हो कितनी दीवारें मोटी हैं। अब जब पंप करेगा तो हाई प्रेशर होगा ना, उसमें हाई प्रेशर होगा। अब जब हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, इसकी दीवारें मोटी होनी चाहिए और साथ में साथ लचीली भी होनी चाहिए, ताकि प्रेशर बढ़े तो फैल भी जाए। अगर नहीं फैलेगा तो फट जाएगा ना, फिर मामला सेट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये लचीली भी होती है, और साथ ही साथ इसमें वाल्व नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो इसमें वाल्व बाबू मेरे नहीं होते हैं। हार्टे पंप करते रहता है, इसको ले निकल 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 निकल, है कि नहीं है। तो इसमें वाल्व नहीं होते हैं। वाल्व क्या होता है, एक रुकावट होता है। वाल्व क्या होता है, एक रुकावट होता है जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने नहीं दे। लेकिन इसमें प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि इसमें वाल्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये सतही नहीं होती है, ये ऊपर से दिखता नहीं है। जो आपको ऊपर से दिखता है ना वो आपका भेन होता है, बोले तो सीरा होता है। आपने सुना है ना कि आपको सुई इंजेक्शन जब पड़ता है तो अरे भाई इसको इंजेक्शन भेन में दे दो, भेन में दे दो, भेन में दे दो। यानी ऊपर जो दिखता है ना सीरा होता है, ऊपर जो दिखता है वो सीरा होता है, क्लियर ना। और जो अंदर सिचुएटेड होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, वो होती है धमनियां। तो ये सतही नहीं होती है, ये उत्तकों के नीचे धसी हुई होती है, उत्तक के नीचे होता है, ये उत्तक के ऊपर नहीं होता है धमनियां।
सीरा होता है। सीरा जो है ना, इसकी भित्ति जो है ना वो कम मोटी होती है, क्योंकि ये रक्त को लेकर आता है तो इसमें प्रेशर कम होता है, तो इसलिए इसको मोटा होना आवश्यक नहीं है। तो इसकी जो दीवारें होती है वो कम मोटी होती हैं। अब चूंकि ये वापस रक्त जब प्रेशर इधर से पड़े तो रिटर्न ना कर जाए, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ना, तो प्रेशर पड़ेगा तो यहां से रिटर्न भी हो सकता है ना रक्त, फिर वापस मार देगा बैक। तो अब ये वापस नहीं हो, इसलिए इसमें वाल्व होते हैं। अब चूंकि इसमें प्रेशर कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें जो है ना वो मोटी नहीं होती है और कम लचीली होती है, ठीक है ना। इसमें वाल्व होता है ताकि एक ही दिशा में रक्त को प्रवाहित किया जा सके, और ये सतही होती है। जो सामने आपको दिखता है ना ऊपर, वो आपका सीरा होता है। क्या होता है? वो आपका सीरा होता है। तो हमने यहां पर क्या देखा? हमने यहां पर देखा रक्त वाहिकाएं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, एक चीज इसमें और है, आपको देखने को मिलेगा केशिकाएं। ये केशिकाएं क्या होती है? सीरा और धमनी के बीच संबंध स्थापित करने का काम करती हैं, और ये बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। यहां पे देखो, धमनियों और सीराओं को जोड़ने का काम करती है, और यहीं पर पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो ये दोनों के बीच संबंध बिठाने का काम करती है कौन? केशिकाएं, कैपिलरीज। ये आर्टरीज, ये वेन, और ये कैपिलरीज। तो कैपिलरी क्या होता है? ये दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है और पदार्थों का आदान प्रदान यहीं पर होता है। क्लियर ना? इतनी सी बात है क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाबू मेरे, अब आपको सारा समझ लेना है, सारा जो है ना, अब आपको एक बार प्रोसेस समझ लेना है। आइए प्रोसेस समझते हैं। ये आपके पास प्रोसेस समझने वाला खेला है, इसी को समझेंगे फिर मजा आ जाएगा। देखना, अब बाबू मेरे, श्वसन का प्रक्रिया कैसे चलता है, सॉरी, वहन का प्रक्रिया कैसे चलता है, ये जरूरी है, ठीक है ना। सुनिएगा, मान लो कि शरीर में पहले से क्या चल, हम एक जगह से, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू करो। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों बाबू मेरे? क्योंकि हृदय में रक्त 2 बार आता है, ठीक ना। और ये बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है, ये बंद परिसंचरण तंत्र, और ये बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है। ये दोहरा परिसंचरण तंत्र भी होता है और बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेसल्स में ही रक्त जो है ना वो प्रवाहित होता है। बोले तो रक्त नलिकाओं में ही रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए ये बंद परिसंचरण तंत्र है। और चूंकि हृदय में देखो, एक बार यहाँ 2 बार हृदय में रक्त आता है, इसलिए ये क्या है? ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। अब देखो, हमने श्वसन में पढ़ा था कि श्वसन में बाबू मेरे क्या है कि वहां पर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, और प्लस में ऊर्जा की मुक्ति हो रही है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कोशिका में, बोले तो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है शरीर में, अब ये शरीर जो है ना वो क्या करेगा अपने, यानी कोशिका जो क्या करेगा, रक्त नलिका को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या हो गया? CO2 आ गया, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया? अब ये CO2 इसमें आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, छोटी छोटी नलिकाएं हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? केशिकाएं कहेंगे। तो ये जो ना, ये ऊतकों के बीच में होती है, वहां से जो ना क्या लेती है? अपना जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको लेती है। अब लेने के बाद जो है ना, ये महाशिरा को ट्रांसफर किया गया। अब इसमें क्या है? CO2 है। ये CO2 जो है अपने दायां अलिंद में आया, यानी ये रक्त जो है ना, रक्त जो है ये CO2 को लेकर अपने दायां अलिंद में लेकर आया। अब दायां अलिंद से बाबू मेरे कहां चला गया? ये बताइए। ये दायां अलिंद से ये रक्त जो है ना दायां निलय में आ गया। कहा गया? दायां निलय में आ गया। तो अब चूंकि ये आके इसमें प्रवेश कर रहा है, तो जो आके प्रवेश करेगा वो क्या होगा? सीरा होगा। देखो सीरा लिखा है ना, क्या होगा मेरे? ये सीरा होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये सीरा होगा, क्योंकि ये प्रवेश कर रहा है तो सीरा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि ये अशुद्ध रक्त है, क्या है बाबू मेरे? ये आपका अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त आया हृदय में, हृदय से पंप कर दिया गया दायां निलय में। अब निलय जब पंप करेगा
तो यहां से निकलेगा बाहर, यहां से रक्त बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो अब याद रखिएगा हमने क्या कहा था, जो धमनी, जो रक्त नलिका हृदय से बाहर निकलती है वो धमनी होती है, जो हृदय में आती है वो शिरा होती है। तो यहां पर इंटर किया तो शिरा, अब बाहर निकलेगी तो धमनी। अब चूंकि यहां पर ये शुद्ध रक्त नहीं है, ये अशुद्ध रक्त है। अब ये अशुद्ध रक्त को ये रक्त लेकर के पहुंचा है दायां निलय के पास, और यहां पंप हुआ है, अब ये बाहर निकल रहा है फिर से रक्त नलिका के थ्रू। तो इसमें भी क्या है, CO2 है, बोलो तो इसमें भी अशुद्ध रक्त है। अब चूंकि अशुद्ध रक्त जो है वो हमेशा शिरा ढोता है, और यहां पर धमनी की बात हो रही है, क्योंकि हृदय से जो निकलेगा वो धमनी होगा। तो यहां पर हृदय से निकला तो धमनी हो गया। अब चूंकि अशुद्ध रक्त बाबू में ढो रहा है, तो इसीलिए हम इसको अपवाद मान लेंगे। अपवाद है ये, क्यों अपवाद है, क्योंकि ये धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त को ढो रही है। अब कौन सा धमनी है, तो ये धमनी जो है ना फुफ्फुस, बोले तो फेफड़े के पास लेकर जा रही है ना, इसीलिए हम इसको फुफ्फुस धमनी कहेंगे, इसीलिए हम इसको फुफ्फुस धमनी कहेंगे। यानी हृदय से निकला तो धमनी हो गया। अब अशुद्ध रक्त बाबू मेरे ये ढो रहा है, धमनी अशुद्ध रक्त नहीं ढोता है, शुद्ध रक्त ढोता है, तो ये अपवाद हो गया। अब चूंकि ये धमनी पहुंचेगा कहां, फेफड़े के पास, तो जब फेफड़े के पास बाबू मेरे ये पहुंचेगा, इसीलिए हम इसको फुफ्फुस धमनी कह देते हैं, ये अपवाद हो गया, अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है। अब फेफड़ा में क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा रक्त का, यानी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा। अब देखियो यहाँ पे केशिका आपको दिख रहा है, फुफ्फुस केशिका है, यानी कहाँ है, बिछा हुआ है ये फेफड़े में। अब सारा कार्बन डाइऑक्साइड दिया जा रहा है किसको, फेफड़े को, फेफड़े को, फेफड़े को। और फेफड़ा से फिर लिया जा रहा है क्या, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन लिया गया, और यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन अब इसमें आ गया, तो अब ये रक्त हो गया शुद्ध। क्या हो गया, रक्त, अब ये रक्त हो गया शुद्ध। बात क्लियर ना। अब ये शुद्ध रक्त जो हो गया, अब ये तुरंत आएगा किसके पास, हृदय के पास। तो हमने क्या कहा था, जो हृदय में प्रवेश करेगा वो शिरा, और जो हृदय से बाहर निकलेगा वो धमनी। अब चूंकि प्रवेश कर रहा है तो शिरा है, तो शिरा हो गया ये। अब चूंकि ये शिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त लेकर आ रहा है, इसीलिए अपवाद हो गया। और कहां से लेकर आ रहा था, फुफ्फुस से, फेफड़े से लेकर आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस शिरा। अब ये फुफ्फुस शिरा क्या हो गया, अपवाद हो गया, शिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त लेकर जा रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया। अब सुनिए, अब बाबू मेरे रक्त आ गया कहां, अपने पास बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से पंप कर दिया जाएगा कहां, बायां निलय में, और बायां निलय जैसे ही पंप करेगा फिर महाधमनी से होते हुए ये रक्त जो है ना पूरे शरीर में फिर वापस पहुंच जाएगी ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के ये पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। फिर शरीर में क्या होगा, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ग्लूकोज के उपचयन में होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त लेगा, फिर लेकर पहुंचेगा। ये साइकिल चलते रहता है। एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है ना, हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के अणु जो है, एक हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक ना, कितने, 4 ऑक्सीजन के अणु को उसके साथ बंधुता बना सकता है। एक हीमोग्लोबिन के अणु जो है 4 ऑक्सीजन के अणु के साथ बंधुता बनाता है। इसको याद रखिए, पूछा जाता है। एक चीज और लगे हाथ यहां पर देख लीजिए कि जब ऑक्सीजन बाबू मेरे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इंग्लिश में लिख देते हैं, याद रखिएगा। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना, हिंदी में रहने दो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब ऑक्सीजन रहेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ऑक्सीजन बाबू मेरे नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, वी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वी ऑक्सी
हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। ओके ना, बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। इतनी सी बात क्लियर। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, ये बात मैंने आपको बता दिया। तो यहां से आपका परिवहन तंत्र या फिर ये परिसंचरण तंत्र या फिर वहन तंत्र क्या होता है आपका, समाप्त होता है। क्लियर ना, यहां से समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बाबू मेरे आता है आपका पौधों में। पौधों में वहन तो आप जनरली जानते हैं, पौधों में वहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। इसको आप देख लीजिएगा, जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जल का वहन करता है, जल और खनिज का, और फ्लोएम किसका, भोजन का परिवहन करता है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ।